हेलो डियर बच्चों ऑफ क्लास 11th, मैं प्रवीण चौहान साथ में एक बार फिर से आप सबके प्राइवेट क्लासेस में। और बच्चे आज के इस वीडियो में हम लोग शुरुआत करेंगे सर्कुलर मोशन के बारे में। मोशन इन प्लेन का एक छोटा सा टॉपिक है, बट ये मैं अलग इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इसका ना बहुत इंपॉर्टेंस है अपनी डेली लाइफ में। और इंपॉर्टेंस है तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ना जरूरी है, ठीक है। और इसको हम डिटेल से स्टडी करेंगे, हर एक चीज आपका क्लियर कराएंगे, हर एक टॉपिक में, हर एक न्यूमेरिकल के हिसाब से, हर एक सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम इसको कवर कराएंगे। लेकिन इसको पूरी वीडियो देखना, तब उसके बाद डिसाइड करना कि हाउ इज दिस अ वीडियो। अगर आपको ये बेहतर लगती है कि आपको लगता है कि सर बहुत अच्छी वीडियो बनाई है ना, हर एक टॉपिक में आपके क्लियर करने की कोशिश करूंगा, हर एक डाउट आपके क्लियर करने की कोशिश करेंगे, तो अगर मजा आए तो बस वीडियो को लाइक एंड शेयर और कर देना, और अगर मजा आ रहा है तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं। व्हाट इज द सर्कुलर मोशन। तो देखो, दो चीजें होती है, एक होता है सर्कुलर मोशन और एक होता है रोटेशनल मोशन। फॉर एग्जाम्पल मैं अर्थ का एग्जाम्पल लेकर चलता हूं बेटा। तो ये मान लो ये सन है और अर्थ इसके अराउंड में रोटेट कर रही है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। सन सेंटर पर नहीं होता, सन इसके फोकस पर होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। थोड़ी देर के लिए आपको समझ में आएगा कि जब हम अर्थ के बारे में बात कर रहे हैं तो सर ये जो अर्थ है, ठीक है, ये जो अर्थ है इसकी दो तीन कंडीशन मैं आपको बताऊंगा। पहली बात कि सर जब अर्थ रोटेट करती है तो अपनी एक्सिस पर भी रोटेट कर रही है ना, एक्सिस पर भी, जो कि 24 आवर्स में अपना एक राउंड कंप्लीट कर लेती है। और फिर ये क्या करती है सर जी, सर के अराउंड भी रोटेट करती है, ठीक है। किसके अराउंड रोटेट करती है? सन के अराउंड में। तो आप बोलोगे सर ये दोनों मोशन करती है, ये सर्कुलर मोशन भी करती है ना, ये सर्कुलर मोशन भी करती है और ये रोटेशनल मोशन भी करती है। बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है कि सर सर्कुलर और रोटेशनल समझ में नहीं आ रहा। आज के बाद कोई डाउट नहीं रहेगा, आज के बाद तुम खुद बोलोगे कि सर सर्कुलर हमें अलग समझ में आ गया और रोटेशनल मोशन हमें अलग समझ में आ गया। तो आप बोलोगे सर अगर मैं ये कहूं कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी एक्सिस पर रोटेट करता है, किस पर रोटेट करता है? एक्सिस पर। जैसे फॉर एग्जांपल अर्थ, जब अर्थ रोटेट करती है एक्सिस पर तो 24 आवर्स में एक राउंड कंप्लीट करती है। तो वो जब एक्सिस पर रोटेट करता है तो दैट इज कॉल्ड इट्स रोटेशनल मोशन। कौन सा मोशन होता है वो? रोटेशनल। तो आगे से याद रखना, इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन इट्स फिक्स्ड एक्सिस, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी फिक्स एक्सिस पर रोटेट कर रहा है देन इट इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन, ठीक है। ओके जी। जैसे लट्टू का घूमना, अब लट्टू जो है वो कहां घूम रहा है? आप बोलोगे सर अपनी एक छोटी सी उसकी निब होती है, वो उसकी एक्सिस है, तो अपनी एक्सिस के अराउंड घूम रहा है, देन वो कौन सा मोशन कर रहा है? बोलोगे रोटेशनल मोशन। लेकिन सर्कुलर मोशन क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी फिक्स्ड एक्सिस को सेंटर मान के, किसको? फिक्स्ड एक्सिस को सेंटर मान के उसके अराउंड रोटेट करे। अंतर समझ में आया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी एक्सिस पर रोटेट कर रहा है ओनली, दैट इज रोटेशनल मोशन। और अगर किसी पॉइंट को सेंटर मान के, किसी पॉइंट को सेंटर मान के उसके अराउंड रोटेट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड द सर्कुलर मोशन। तो अगर ये जो हमारी अर्थ है ये सन के अराउंड रोटेट कर रही है तो आप बोलोगे ये कर रही है सर्कुलर मोशन। लेकिन अगर ये अपनी एक्सिस पर रोटेट कर रही है तो ये कौन सा है? इसका रोटेशनल मोशन। तो बस यही डेफिनेशन होती है आपके सर्कुलर मोशन की, ठीक है। लिखा भी है व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ पर मूव करता है ऑफ अ फिक्स्ड रेडियस, जिसकी रेडियस कैसी होती है? फिक्स। तो फिक्स रेडियस कब होगी? बोलोगे सर जब उसका एक सेंटर होगा, ठीक है। क्या होगा? उसका एक सेंटर होगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं? सर्कुलर मोशन कहते हैं। तो ये जो है आप इसका एक क्या हो गया सर जी? फिक्स्ड रेडियस होगी, यानी इसके पास एक सेंटर होगा और इस सेंटर के अराउंड ही मान लो ऑब्जेक्ट P1 है, तो ये P1 कहां पहुंचेगा? P2। फिर P2 कहां पहुंचेगा? P3 पोजीशन पर। फिर कहां पहुंचेगा? P4। तो इसी के अराउंड रोटेट करता रहेगा और फिर कहां आ जाएगा? P1 पर। तो इसी के अराउंड रोटेट करता रहेगा, तो इसको हम क्या कह रहे हैं? सर्कुलर मोशन। इतनी बात समझ में आई? यस। अब आगे चलते हैं और समझते हैं इसके सारे खेल को बहुत बेहतरीन तरीके से। देखिए, जब भी कोई ऑब्जेक्ट नॉर्मल चलता है तो सर आप बोलोगे उसमें दो तीन चार चीजें होती है सर। उसमें डिस्टेंस होती है, उसमें डिस्प्लेसमेंट होता है ना, उसमें डिस्टेंस होती है, उसमें डिस्प्लेसमेंट होता है सर, उसमें वेलोसिटी होती है सर, है ना, उसमें हम क्या होता है? एक्सीलरेशन होता है। ये सारी बातें आप लोगों ने समझी थी। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट बेटा सर्कुलर पाथ पर चल रहा है तो क्या उसमें डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी या फिर आपका एक्सीलरेशन नहीं होना चाहिए क्या? जैसे आपके घर में पंखा लगा हुआ है, तो पंखा जब घूम रहा है तो आप बोलोगे सर सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो आप मुझे बताओ क्या उसकी कोई वेलोसिटी नहीं है?
बोलोगे हाँ सर वेलोसिटी तो है, चल रहा है वो। फिर आप मुझे बताओ क्या उसका कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा? बोलो सर वो तो एक ही जगह पर चल रहा है, डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा? तो आइए इनके बारे में समझते हैं। जब कोई ऑब्जेक्ट किसी एंगल पर रोटेट करे, है ना, एंगल बनाते हुए रोटेट करे, तो वहां हो जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, क्या हो जाता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को समझने से पहले आपको ये बात समझनी होगी कि सर ये जो हमने रेडियस ड्रॉन करी है सेंटर से ऑब्जेक्ट की पोजीशन दिखाने के लिए, ये होती है एक्चुअल में रेडियस वेक्टर। क्या होता है ये? रेडियस वेक्टर। ध्यान रखना, व्हाट इज दैट? दैट इज द रेडियस वेक्टर। रेडियस वेक्टर क्या होता है? इट इज डिफाइनिंग द पोजीशन, इट इज डिफाइनिंग द पोजीशन, ठीक है, इट इज डिफाइनिंग, याद रखिएगा, इट इज डिफाइनिंग द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम सेंटर, इस सेंटर से ऑब्जेक्ट कहां है, ठीक है। तो इस पोजीशन को जो दिखा रहा है वो उसको हम क्या कह रहे हैं सर जी? रेडियस वेक्टर कह रहे हैं, डिनोटेड बाय आर वेक्टर। किससे डिनोट कर रहे हैं हम इसको? आर वेक्टर को। तो अभी आप एक बात समझो बेटा कि अगर ये ऑब्जेक्ट पहले P1 पोजीशन पर है तो ये पोजीशन कौन बता रहा है? आप बोलोगे रेडियस वेक्टर। अब एक बार बताओ, रेडियस वेक्टर हमारा ही मार्कर है, अब ये यहाँ P1 पोजीशन पर है, अब ये धीरे 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 कहा जा रहा है? ऊपर जा रहा है, ऐसे यहाँ P2 पर पहुंच गया, तो रेडियस वेक्टर भी साथ में जा रहा है। बोलोगे हाँ जी सर। जब रेडियस वेक्टर साथ में जा रहा है तो क्या ये एक एंगल बनाएगा? हाँ जी, एक एंगल बनाएगा। बोलोगे यस सर। तो ये जो एंगल होगा दैट इज कॉल्ड द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, क्या हो गया ये? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यानी आप बोलोगे सर द एंगल फॉर्म्ड, ठीक है, द एंगल फॉर्म्ड बाय द रेडियस वेक्टर, रेडियस वेक्टर एट द सेंटर कॉल्ड एंगुलर एक्सीलरेशन, ठीक है, इज कॉल्ड एंगुलर एक्सीलरेशन। एंगुलर एक्सीलरेशन कि अगर कोई ऑब्जेक्ट कहां चल रहा है? सर्कुलर पाथ पर चल रहा है, तो कितना एंगल बना रहा है सेंटर पर, तो उसी को हम कह रहे हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। या तो इसे हम डेल्टा थीटा से डिनोट करते हैं और या हम इसे थीटा से ही डिनोट कर देते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर मूव करता है तो सर उसके साथ में रेडियस वेक्टर भी मूव करता है, और रेडियस वेक्टर जितना एंगल बनाएगा उसी को हम क्या कह रहे हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कह रहे हैं, और इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा थीटा और थीटा। अब थीटा एक्चुअल में है क्या? तो बोलोगे सर एक एंगल है। तो एंगल की बताओ एसआई यूनिट क्या होती है? आप सब बच्चे पढ़कर आए हो 10th में, तो आप मुझे बताओ एंगल की एसआई यूनिट क्या होती है? तो सारे बच्चे बोलेंगे सर एंगल इज मेजर्ड इन डिग्री। डिग्री के अलावा भी तो मेजर होता है, तो आप बोलोगे सर डिग्री के अलावा एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं रेडियन। ठीक है, क्या होती है बेटा? रेडियन। तो इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो रेडियन होती है। क्या होती है? रेडियन। अब जितने बच्चों के पास में क्लास 11th में मैथ है तो उन्होंने चैप्टर नंबर 3 पढ़ा होगा, तो वहां आता है कि सर डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, है ना, चैप्टर नंबर 3 मैथ में। लेकिन आप लोगों को नहीं पता होगा, तो मैं आपको बताता हूं कि सर अगर मुझे एंगल डिग्री में दे दिया तो मुझे रेडियन में कैसे कन्वर्ट करूंगा। तो याद रखिए सर 1 डिग्री में होता है पाई बाई 180 रेडियन। ठीक है, कितना रेडियन होता है? आप बोलोगे सर जी इसमें होता है पाई बाई 180। तो अगर मान के चलो कोई ऑब्जेक्ट यहां था और यहां आ गया तो कितने एंगल बनाएगा? बोलोगे सर 30 डिग्री का एंगल, मिनिमम 30 डिग्री तो लग ही रहा है आप लोगों को। अब जब 30 डिग्री का एंगल बनाएगा तो रेडियन में कितना हो जाएगा? तो 30 इंटू पाई बाई 180, तो आप इसे कन्वर्ट कर दोगे तो ये कितना आ गया? पाई बाई 6 रेडियन। तो अगर यहां से क्वेश्चन पूछे कि सर इतने डिग्री का एंगल बना रहा है तो बताइए कितने रेडियन का एंगल बनेगा? तो रेडियन को एंगल में कन्वर्ट करना है तो आसानी से कन्वर्ट कर दोगे कि पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करनी है। ऐसे ही आ गया कि सर एक ऑब्जेक्ट अपनी मीन पोजीशन से अपोजिट पोजीशन पर आ जाता है, तो अपोजिट पोजीशन यहां होगी। अब अपोजिट पोजीशन पर आ जाता है तो व्हाट विल बी इट्स एंगल। अब आप बोलोगे सर जी जब भी कोई ऑब्जेक्ट लीनियर एंगल होता है तो 180 का एंगल बनाता है डिग्री में, तो 180 को अगर मैं रेडियन में कन्वर्ट करना चाहूं तो आप बोलोगे सर पाई बाई 180 से कन्वर्ट कर दीजिए, कितना आ गया? पाई आ गया। तो इस तरह से हम लोग रेडियन डिग्री को किस में कन्वर्ट कर लेंगे? रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, आसान सी बात है, याद रखिएगा इसको। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर चलता है तो उसका रेडियस वेक्टर भी क्या करता है? मूव करता है, और रेडियस वेक्टर एंगल के साथ जो
सेंटर के साथ जो एंगल बनाता है दैट इज कॉल्ड द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज नोटेड बाय डेल्टा थीटा और थीटा, और इसका एसआई यूनिट होता है रेडियन। और डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, देखो एक एक चीज आपको कॉन्सेप्चुअली समझनी है बहुत बेहतरीन तरीके से, इतना बता रहा हूं मजा आने वाला हर एक चीज में। इतनी डिटेल से कोई चीजें नहीं बताएगा, लेकिन आपको मैं हर एक चीज कंप्लीट कराऊंगा। आइए आगे चलते हैं कि सर इसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है तो क्या एंगुलर वेलोसिटी नहीं होगी, है ना। जैसा कि बच्चे हम लोगों ने पढ़ा कि सर जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर मोशन करता है तो आप बोलोगे सर उसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। क्या उसमें केवल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ही होता है या लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी होता है ना। तो आप बोलोगे सर जी लीनियर भी। कैसे कि सर वो इस पाथ के अलोंग भी तो जा रहा था, देखो यहाँ तो एंगल बना रहा है लेकिन इस पाथ पर भी तो चल रहा है, ये जो कर्व है, ये जो आर्क है, इसको ही हम क्या कह रहे हैं, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, दैट इज कॉल्ड डेल्टा एस। जैसे हमने इसको कहा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डेल्टा थीटा कहा, तो हमने इसको कह दिया डेल्टा एस। ठीक है, कोई दिक्कत कोई बात, बोलोगे नहीं सर। अभी बहुत सारी चीजें मुझे आपको बतानी है, लेकिन मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ ये बातें अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएंगी। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, नॉर्मल वेलोसिटी क्या होता है, तो नॉर्मल वेलोसिटी आपने पढ़ा था सर, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। बहुत सिंपल है, जो आपने पहले पढ़ा है वो अब यहाँ पर पढ़ोगे। तो आप बोलोगे सर जी तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, तो हम भी यही कहेंगे भैया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बस यहाँ पर कौन सा डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी यानी जब जब एंगल चेंज होगा, ठीक है, एंगल चेंज होगा तो किसके रेस्पेक्ट में चेंज होगा, टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज होगा। तो बस उसी को हम क्या कह रहे हैं सर जी, एंगुलर वेलोसिटी कह रहे हैं। और इस एंगुलर वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं, आप बोलोगे सर इट इज डिनोटेड बाय ओमेगा। ठीक है, ओमेगा डब्ल्यू नहीं होता, डब्ल्यू से तो ऐसे कर देना, इसको ओमेगा कहते हैं। ठीक है, ओमेगा कहते हैं, ध्यान रखना इस चीज को। तो ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, इस हिसाब से इसका जो फॉर्मूला बन के आएगा, आप बोलोगे सर जी रेट ऑफ चेंज ऑफ बात कर रहे थे, तो फॉर्मूला बनकर आ जाएगा ओमेगा इज इक्वल्स टू डी थीटा अपॉन डी टी कर सकते हैं, या ओमेगा इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन टी कर सकते हैं, या ओमेगा इज इक्वल्स टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी कर सकते हैं। सबका मीन्स एक ही है, कभी इसको अलग अलग समझो। कई बुकों में अलग अलग तरीके से लिखा होगा, तो डरने का नहीं, घबराने का नहीं, बिल्कुल समझना आराम से। ठीक है, अभी बात आती है कि सर इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, व्हाट इज इट्स एसआई यूनिट। तो भैया एसआई यूनिट की जब बात करेंगे तो मैंने अभी बताया था कि जो हमारा डेल्टा थीटा है वो क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, बोलोगे सर जी रेडियन, है ना, रेडियन होती है सर जी। और टाइम की क्या होती है सर जी, आप बोलोगे सेकंड। तो इसका एसआई यूनिट हो गया रेडियन पर सेकंड। क्या हो गया इसका एसआई यूनिट, रेडियन पर सेकंड। या इसको कई बार ऐसे भी लिखा हुआ देखा होगा आप लोग कि रेडियन सेकंड इनवर्स। ठीक है, रेडियन सेकंड इनवर्स, ये भी मिल जाएगा आपको देखा हुआ। अब जो मेरा मेन मकसद था कि सर मैं ये डेल्टा क्यों लिखा हूं, तो एक रिलेशन आ जाता है सर जी, है ना, रिलेशन आ जाता है एक कि सर जी डेल्टा थीटा एंड डेल्टा एस में, डेल्टा थीटा क्या है सर जी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, और डेल्टा एस क्या है, आप बोलोगे लीनियर डिस्प्लेसमेंट है। तो इनके बीच में क्या आता है, एक रिलेशन निकालने के लिए आ जाता है। अब रिलेशन क्या होता है तो आप समझेंगे ध्यान से, जो थीटा होता है यानी एंगल, जो एंगल होता है वो होता है सर जी आर्क अपॉन में रेडियस। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को कि सर थीटा जो एंगल होता है वो होता है आर्क अपॉन में रेडियस। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर चल रहा है या कहीं भी ऐसे कर्व्ड पाथ पर चल रहा है जिसकी एक रेडियस है, और उसका मुझे एंगल निकालना है कि वो कितने एंगल पर चल रहा है, तो सर जी एंगल का फॉर्मूला हो जाता है आर्क अपॉन में रेडियस। तो थीटा इज इक्वल टू, जिसको हम डेल्टा थीटा भी लिख सकते हैं। आर्क क्या होता है सर जी, कि जब ये यहां से यहां तक जाएगा तो क्या ड्रॉ कर रहा है सर, एक आर्क बना रहा है। और आर्क क्या है सर जी, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। आर्क क्या होता है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट ही होता है। ठीक है, ध्यान रखना, लीनियर डिस्प्लेसमेंट ही होता है। अपॉन में रेडियस कितनी है, आर। तो डेल्टा थीटा इज इक्वल्स टू हो गया डेल्टा एस अपॉन में आर। तो अगर अब मेरे को ये पता हो कि वो कितने आर्क पर घूम रहा है, ये मुझे लीनियर डिस्प्लेसमेंट उसे दे दिया जाए, रेडियस मुझे दे दी जाए, तो क्या मैं उसका एंगल नहीं निकाल सकता। लेकिन ये जो एंगल आएगा वो किस में आएगा, रेडियन में। ध्यान रखना, ये जो एंगल आएगा वो किस में आएगा, रेडियन में। कभी डिग्री में लाने की सोचो, डिग्री में नहीं आएगा, किस में आएगा, रेडियन में। अच्छा जी, अब मेन बात ये आती है कि सर जैसे हमें लिखा हुआ है ना, बहुत सारी चीजें यहाँ पर समझाऊंगा, बहुत सारी चीजें क्लियर करनी है मुझे आज आप लोगों को, है ना, हर एक बात आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आनी चाहिए।
बेटा एक बात बताओ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे चल रहा था, है ना, तो मैंने कहा भैया वो यहां से यहां आ गया, तो आप बोलोगे सर कितने डिग्री का एंगल बनाया था उसने, पाई। तो यहां से चलता चलता यहां आया, पाई। फिर यहां से चलता चलता वापस जाएगा तो एक राउंड कंप्लीट करेगा, तो एक राउंड कंप्लीट करने में कितना डिग्री का एंगल घूमेगा, तो एक राउंड में आप बोलोगे सर जी 2 पाई। पाई आधे में तो पाई फिर आधे में, तो कितना एंगल हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा। तो लेट कर लो कि अगर ओमेगा इज इक्वल्स टू डेल्टा थीटा कितना है, बोलोगे सर एक राउंड कंप्लीट कर लिया तो 2 पाई हो गया। और जब कोई ऑब्जेक्ट एक राउंड कंप्लीट कर लेता है, ठीक है, याद रखना कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक राउंड कंप्लीट कर लेता है तो कोई टाइम तो लगेगा उसे, एक राउंड कंप्लीट करने में कोई ना कोई तो टाइम लगेगा। बोलोगे हाँ जी सर, तो उस टाइम को हम टाइम नहीं टाइम पीरियड कहते हैं। क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। कि एक राउंड कंप्लीट करने में, सोचो कि मैं इस कमरे का एक राउंड कंप्लीट करता हूं, इस कमरे के इस सिरे से चलना शुरू करता हूं और वापस लौटकर इसी पर आ जाता हूं, तो मैंने एक राउंड कंप्लीट किया। और इस एक राउंड को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगा दैट इज कॉल्ड द टाइम पीरियड। तो आप बोलोगे सर उस टाइम पर जो डेल्टा टी है वो कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा। तो एक फॉर्मूला यहां से आ गया कि ओमेगा इज इक्वल्स टू हो जाता है 2 पाई अपॉन में टी। कब है ये, जब सर वो एक राउंड कंप्लीट कर ले, ठीक है। अब यहां पर आप ये समझो कि सर 1 अपॉन टी का मतलब क्या है, 1 अपॉन टी होता है एन। एन क्या है, नंबर ऑफ राउंड्स कंप्लीट, ठीक है, राउंड्स कंप्लीट कंप्लीट इन 1 सेकेंड। एक सेकंड में कितने राउंड उसने कंप्लीट किए हैं, तो ये होता है आपका एन। तो 1 अपॉन टी की जगह पर एन रख दे तो एक नया फॉर्मूला यहां से बनकर रेडी हो गया 2 पाई एन। कितना हो गया, 2 पाई एन। अब यहां से मजेदार क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप लोगों से, वो मैं डिस्कस भी करूंगा आपके, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको मुझे बतानी है। पहले ये बताओ, इतनी बातें क्लियर हुई कि सर एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर मूव करता है तो सर उसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की रेट ऑफ चेंज जो होती है उसी को हम क्या कह रहे हैं, एंगुलर वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय ओमेगा। ओमेगा इज इक्वल्स टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, या इनमें से कुछ भी देखने के लिए मिल सकता है, तो एक ही बात है। अब हमें पता है कि सर जब कोई ऑब्जेक्ट एक राउंड कंप्लीट करेगा तो 360 के एंगल पर घूम जाएगा। 360 के एंगल पर घूम गया तो उसको 2 पाई लिख सकते हैं रेडियन में, पाई 180 होता है, तो 360 2 पाई हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर 2 पाई हो गया, लेकिन जब वो एक राउंड कंप्लीट कर लिया तो उसको कहते हैं हम टाइम पीरियड। तो यहां नीचे आ गया टी, और 1 अपॉन टी इक्वल्स टू होता है एन, यानी एक सेकंड में लगाए गए राउंड्स का नंबर। अब आप बोलोगे तो नया फॉर्मूला बन गया ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई एन। मान के चलो, अब ध्यान से सुनना मैं आपसे क्या कह रहा हूं, कि अगर आपके घर में पंखा लगा है, जिस पंखे के नीचे बैठकर आप अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आप ये बोलोगे सर कि एक बात तो मुझे समझ में आती है कि सर ये पंखा एक सेकंड में कई राउंड कंप्लीट कर रहा होगा। एक सेकंड में एक राउंड तो लगाएगा नहीं, एक सेकंड में कई सारे राउंड लगा रहा होगा। इस बात का हमें कैसे पता चले, इस बात का हमें कैसे पता चले कि सर ये पंखा एक सेकंड में इतने राउंड लगा रहा है। कुछ इसको राइट डाउन कर लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें करते हैं और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं यहां से, ठीक है। चलिए इसके बारे में, तो जैसे मैं आपको ये बता रहा था सर, क्वेश्चन नंबर 1 है कि हमारे घर में जो फैन लगा है सर वो एक सेकंड में कितने राउंड लगा रहा होगा, या फिर उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये चीज हमें कुछ इसके बारे में थोड़ा सा बताओ। तो थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे से जब भी फैन वगैरह खरीदने जाओ तो इस जानकारी को ध्यान में रखना। नॉर्मल जो फैन होते हैं घरों में, ठीक, जो सीलिंग फैन होते हैं वो 1200 आरपीएम पर काम करते हैं। आरपीएम, आप लोगों ने वर्ड सुना होगा आरपीएम, इसका मीन्स क्या होता है आज आपको इसको डिटेल में समझ में आएगा, और इसका असली मतलब समझ में आएगा कि सर हमें क्यों देखना चाहिए आरपीएम। देखो आरपीएम का मीन्स होता है राउंड पर मिनट, ठीक है, राउंड पर मिनट। तो आप ये बोलोगे सर 1200 आरपीएम का मतलब होता है कि एक मिनट में, ठीक है, एक मिनट में वो कितना राउंड लगा रहे हैं, 1200 राउंड लगा रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। अब बोलोगे सर 1200 राउंड लगा रहा है तो एक मिनट में लगा रहा है, तो एक मिनट में कितने होते हैं, 60 सेकंड। तो एक सेकंड में कितने राउंड लगा रहा है, बोलोगे सर 1200 बाई 60, ये एक सेकंड में राउंड निकल कर आ जाएगा, तो कितना निकल कर आएगा, 20 राउंड। तो 20 राउंड कंप्लीट कर रहा है वो एक सेकंड में, ये होता है असली इसका मतलब। अगर कहीं में 1400 का आरपीएम है एक मिनट में, तो इसका मतलब क्या है कि सर वो ज्यादा घूम रहा है, ज्यादा घूम रहा है तो ज्यादा हवा देगा, है ना। इस बारे में ध्यान से समझा करो कि कौन सा फैन हमें लेना बेस्ट होगा, ये चीज आरपीएम पर डिपेंड करती है। तो अगर आपको ये पता चला कि सर वो 1200 आरपीएम पर काम कर रहा है, तो सर इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, एंगुलर वेलोसिटी, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी ये मुझे बता दो। तो बस मुझे पता है सर ओमेगा इज इक्वल्स टू क्या होता है, 2 पाई एन।
और n दिया है 1 सेकंड में नंबर ऑफ राउंड्स कंप्लीटेड। तो 1 सेकंड में कितने राउंड्स लगा रहा है? 20 राउंड्स लगा रहा है। तो ओमेगा इज इक्वल्स टू हो गया सर 2 पाई इंटू 20। तो ओमेगा इज इक्वल्स टू हो गया सर जी 45। इसका मीन्स है कि सर उसकी जो पंखुड़ियां हैं वो 1 सेकंड में कितना एंगल रोटेट कर रही होंगी? 40 पाई का। कितना? 40 पाई का। पाई क्या है? रेडियन में, है ना? तो 40 पाई का वो एंगल 1 सेकंड में बनानी चाहिए, तभी क्या होगा सर जी? ये 20 राउंड्स 1 सेकंड में कंप्लीट करेगा। इसका मतलब समझ में आया? अच्छा जी। तो यहां से एक बात मुझे क्लियर होगी कि सर अगर मुझे ये पता चल जाए कि एक ऑब्जेक्ट कितने राउंड कंप्लीट करता है 1 सेकंड में, तो मैं ये भी बता सकता हूं कि उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या है। ठीक है, ये भी बता सकता हूं कि उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या है। तो आइए इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं जो कि बुक में गिवन है। ठीक है, क्या क्वेश्चन है? जो एक क्वेश्चन है आपके लिए कि इफ एन ऑब्जेक्ट ठीक है इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ, ठीक है, सर्कुलर पाथ विद 5 राउंड्स पर सेकेंड, 5 राउंड पर सेकेंड, यानी 1 सेकंड में कितने राउंड लगा रहा है ये? 5 राउंड। तो अब मुझे बताओ ये क्या गिवन है? बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होगी। 5 राउंड पर सेकंड लगा रहा है वो। देन फाइंड इट्स एंगुलर वेलोसिटी, है ना, एंगुलर वेलोसिटी। तो आप बोलोगे सर जी एक चीज तो हमें समझ में आ गई कि 5 राउंड पर सेकंड लगा रहा है, तो ये नंबर ऑफ राउंड्स दे दिया, कितने? 5। यही आपको समझना है कि सर कहां नंबर ऑफ राउंड्स गिवन है। कई बार यहां से बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि वो राउंड को रेडियन समझ लेता है, रेडियन पर सेकंड, और वो सोचता है कि ये एंगुलर वेलोसिटी दी है। ना 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 ना, ये क्या दिया हुआ है? नंबर ऑफ राउंड्स दिया हुआ है। तो अब मुझे पता है कि सर नंबर ऑफ राउंड दिया है, तो ओमेगा इज इक्वल्स टू होता है 2 पाई एन। अब मुझे पता है कि सर 2 पाई इंटू एन कितना है? 5। तो ओमेगा इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 10 पाई रेडियन पर सेकंड। अब लिखो यहाँ पे कि अब हो गया रेडियन पर सेकंड। तो इतनी बात समझ में आ गई, है ना? इतनी बात आपको क्लियर हो गई कि सर ओमेगा इज इक्वल्स टू हो जाएगा 10 पाई रेडियन पर सेकंड। तो बहुत अच्छे से, बहुत स्पेशली इस चीज को कवर करते चले जाओ, एक एक चीज आपको दिमाग में सेट होती चली जाएगी कि सर न्यूमेरिकल क्या या कुछ भी आ जाए, हर एक डाउट आपका क्लियर हो जाएगा, ये मेरी गारंटी। ठीक है, अब ध्यान रखना इस बात को। तो इस तरह से मेरे को क्या निकालना आ गया? एंगुलर वेलोसिटी निकालना आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक छोटा सा रिलेशन आता है, कि सर एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी में रिलेशन निकालते हैं। तो आओ उस रिलेशन को कंप्लीट करते हैं। रिलेशन के बारे में बात करते हैं। क्या है रिलेशन का नाम? कि सर रिलेशन बिटवीन, ठीक है, रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। तो भाई हमारे पास में पता है कि सर एंगुलर जो वेलोसिटी होती है, एक बार इनको लिख देता हूं ताकि आपको ये बात पता चले। एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, और लीनियर का मतलब होता है जो नॉर्मल वेलोसिटी है। तो नॉर्मल वेलोसिटी होती है आपकी v, और v और ओमेगा में रिलेशन हमें निकालना है। बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे। देखो नॉर्मल बच्चों के लिए तो ऐसा ही है, लेकिन आपको एक अलग फील आएगा जब इसको पढ़ा रहा हूं, तो आपको लगेगा कि सर हाँ एक बहुत बेहतरीन बात आप लोग बता रहे हो, ध्यान से समझना। तो भाई मुझे पता है कि सर एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर डिस्प्लेसमेंट में एक रिलेशन है, डेल्टा थीटा इज इक्वल्स टू डेल्टा एस अपॉन में आर। ठीक है, कहां पढ़ा था ये? एज स्टडी अबव। ठीक है, एज स्टडी अबव। जैसा कि हमने इसको ऊपर पढ़ा है कि डेल्टा थीटा इज इक्वल्स टू आता है डेल्टा एस अपॉन में आर। नाउ अब हम इसमें क्या करेंगे? नाउ डिवाइडिंग इज, ठीक है, बहुत आसानी से समझाऊंगा बेटा। डिवाइडिंग बाई dt या डेल्टा टी ऑन बोथ साइड। हमने दोनों तरफ क्या कर दिया? डेल्टा टी से डिवाइड कर दिया। तो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल्स टू डेल्टा एस अपॉन में आर डेल्टा टी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको होगी नहीं। आप बोलोगे सर हमने तो ये पढ़ा था कि ओमेगा इज इक्वल्स टू होता है डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। तो ये जो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी है, क्या ये ओमेगा हो गया? तो ओमेगा इज इक्वल्स टू हो गया डेल्टा एस अपॉन आर डेल्टा टी। ठीक है, तो ओमेगा इज इक्वल्स टू हो गया 1 अपॉन आर डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा टी। अब डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी क्या होता है? तो आप बोलोगे 1 अपॉन आर इंटू ये होता है वी। ये क्यों आया भाई? v इज इक्वल्स टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। होता है कि नहीं? एक बार बताओ जल्दी से सारे बच्चे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम नहीं होता? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो डिस्प्लेसमेंट बेटा कौन सा है? लीनियर डिस्प्लेसमेंट ही तो ये डेल्टा एस, और अपॉन में डेल्टा टी है। तो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी क्या v नहीं हो जाएगा?
अब देखो नॉर्मल जो बच्चे समझेंगे, अब यहीं के बाद से खेल चालू होगा असली। तो नॉर्मल बच्चे समझते हैं ओमेगा आर लिख दो बराबर में वी, है ना, और ऐसा कई करवा भी देते हैं और ठीक भी हो जाता है, कोई इशू नहीं है। लेकिन ठीक है सर, इतनी बात तो हमें समझ में आ गई। एक बात जो आपको समझने की है वो ये है कि सर वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है। सर वेलोसिटी तो वेक्टर क्वांटिटी होता है, और वेक्टर क्वांटिटी में क्या लिखते हैं सर, वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होता है। तो अब इसको ओमेगा डॉट आर नहीं लिखना, ये हो जाएगा ओमेगा क्रॉस आर। ठीक है, क्या हो जाएगा, ओमेगा क्रॉस आर। आपको पता होगा कि सर जब भी हम लोग वेक्टर क्वांटिटी को डिनोट करते हैं तो किससे डिनोट करते हैं, आप बोलोगे सर जी हम लोग क्रॉस से दिखाते हैं। अब इस क्रॉस का क्या मीन्स होता है, कैसे हमें इसे समझना, देखो यहीं से आपके बेस की शुरुआत होती है। जब आपने वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी पढ़ लिया तो इसको इतने अच्छे से समझ लेना, इसको इतने अच्छे से समझ लेना कि आपकी नस नस में वेक्टर और स्केलर धसा हो। क्योंकि अगर आपको अपनी फिजिक्स वाकई में बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग करनी है तो ये पढ़ना बहुत जरूरी है, यानी मोशन इन प्लेन पढ़ना बहुत जरूरी है। और इतना जरूरी है कि आप जाकर मेरी वीडियो देख लो, वहां पर आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी सारी डिटेल से मैंने उसको बताया हुआ है और कितना मजेदार तरीके से। अब थोड़ी सी बात मैं इसमें बताता हूं कि मैं ऐसा क्यों समझा रहा हूं आपको। यहां से दो बातें हमें क्लियर होती है बेटा, ध्यान रखना। एक, जब आपने ये पढ़ा होगा कि ए क्रॉस बी जब होता है तो क्या निकल कर आता है, बोलोगे सर ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा। तो अगर ओमेगा क्रॉस आर लिखा है, ओमेगा क्रॉस आर लिखा है तो इसका मतलब हो गया ओमेगा आर साइन थीटा इज इक्वल्स टू वी। और साइन थीटा कब आता है सर, आप बोलोगे सर साइन थीटा तब आता है जब ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी। तो ओमेगा इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर। ठीक है, इस तरह से आपको सारी बातें समझनी है। इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस आता है, बहुत बड़ा रोल है इस चीज को समझने का। तो इस चीज को ध्यान से और अच्छे से क्लियर करना है कि हमें लिखना कैसे है। अब जब भी कोई वेक्टर क्वांटिटी आए तो उसको वेक्टर की फॉर्म में लिखना, ना कि स्केलर की फॉर्म में। तो इतना लिख दोगे ऐसा तो नहीं कर गलत है, लेकिन एक्चुअल में जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए इसके लिखने का क्रम। ठीक है, याद रखना इस चीज को। तो अभी आपको समझ में आया है ना, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि सर रिलेशन भी आ गया। क्या इनके ऊपर एक दो न्यूमेरिकल हो जाए, है ना, एक दो न्यूमेरिकल हो जाएगा तो आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी और अच्छे से। तो चलिए इसके न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लेते हैं। और एक क्वेश्चन को करते हैं इसके बेस पर। ठीक है, क्वेश्चन लिखा हुआ है एज वी नो दैट कि जो हमारी अर्थ है वो अपनी एक्सिस पर कितने टाइम में घूमती है। आप बोलोगे 24 आवर्स में वो एक राउंड कंप्लीट करती है अपने एक्सिस पर। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, एक्सिस पर, ना कि सन के अराउंड की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो एक्सिस पर क्या करती है सर, 24 आवर्स में अपने एक राउंड कंप्लीट करती है। और उसकी जो रेडियस है वो कितना है, 64 किलोमीटर है। तो हमें क्या करना है सर, देन फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। ठीक है, एंगुलर और लीनियर दोनों वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है। तो हमें क्या गिवन है सर, एक तो हमें टाइम गिवन है जो कि 24 आवर्स है। अब ये जो टाइम है ये आवर्स में है, लेकिन टाइम हमें किस में कैलकुलेट करना है, बोलोगे सर सेकंड में। तो एक आवर में 60 मिनट और 60 मिनट में 60 सेकंड। तो ये हो गया आपका टोटल, इतना सेकंड आ जाएंगे आपके निकल के। फिर उसके बारे में बात कर रहा है कि सर टाइम तो हमें दे दिया, अब रेडियस कितनी है, बोलोगे सर 6400 किलोमीटर। अब इस किलोमीटर को किस में कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग, मीटर में। तो आप बोलोगे सर 6400 इंटू में 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 64 इंटू 10 की पावर 5 आ गया। तो ये किस में आ गया आपका, मीटर में। किस में आ गया, ये मीटर में। अब हमें सबसे पहले निकालना है एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी होता है 2 पाई अपॉन में टी। ठीक है, कितना होता है, 2 पाई अपॉन में टी। अब नॉर्मल सी बात है कि सर 2 पाई की वैल्यू 3.14 होती है और टी की वैल्यू कितना है, 24 इंटू 60 इंटू 60, ये हो जाएगा, इसको कैंसिल करोगे 12 आ जाएगा। तो ये ऑल ओवर जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो इसकी जो वैल्यू है वो लगभग आएगी 7.25 इंटू 10 की पावर -5, जो कि हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, रेडियन पर सेकेंड। अब इतना हमारे पास में ये कैलकुलेट होकर आ गया। देन अब हमें क्या करना है सर, इसका लीनियर वेलोसिटी निकालना है। तो लीनियर वेलोसिटी होता है v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा। अब r कितना है, ये है जी इतना 64 इंटू 10 की पावर 5, और ओमेगा कितना आया है 7.25 इंटू 10 की पावर -5। तो एक प्लस का 5 है और एक कितना है, माइनस का 5 है। ठीक है, प्लस का 5 है, एक माइनस का 5 है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। v इज इक्वल्स टू 64 इंटू 7.25, ये आप कैलकुलेट कर लेंगे तो यहां से क्या निकल कर आ जाएगा आपका, लीनियर वेलोसिटी। ठीक है, क्या निकल कर आ जाएगा, लीनियर वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड। किसमें आएगा ये, मीटर पर सेकेंड में। ये आएगा रेडियन पर सेकेंड में, ये आएगा मीटर पर सेकेंड में।
तो अगर आपके पास में ऐसी कोई भी वैल्यू आती है या इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है देन आप कर लेंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं रहेगी आप लोगों को। एंगुलर वेलोसिटी को कंप्लीट करने के बाद अब आपको ये पता है कि सर जैसे यहाँ पर नॉर्मल वेलोसिटी होता था तो वेलोसिटी के बाद में क्या आता था सर जी, एसिलरेशन आता था, है ना, एसिलरेशन। तो क्या सर जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर मोशन कर रहा है तो सर उसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आया तो क्या उसमें सर एंगुलर एसिलरेशन नहीं होगा, है ना। तो आइए इसके बारे में समझते हैं। तो आप बोलोगे सर ये दो तरीके से आपको समझना है। एक बार आप मुझे ये बताओ कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, इन अ, ऐसे लिख लो, सर्कुलर पाथ छोड़ो, ऐसे लिखो इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है सर, यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि सर वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा होगा, है ना, कांस्टेंट वेलोसिटी। अब कांस्टेंट वेलोसिटी होगी, जैसे आप यहां समझो कि मान लो ये ऑब्जेक्ट यहां था तो यहां इसकी वेलोसिटी v थी, फिर आप यहां देखोगे तो यहां वेलोसिटी भी v होगी, फिर यहां लेकर आओगे तो यहां भी वेलोसिटी क्या होगी, v होगी। तो आपको एक बात समझ में आती है कि सर इसका जो वेलोसिटी है वो तो कांस्टेंट हो गया। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया तो आप मुझे बताओ इसमें फिर एसिलरेशन कितना होगा। तो एसिलरेशन का फॉर्मूला होता है सर जी चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो सर यहां तो चेंज इन वेलोसिटी हो ही नहीं रहा भाई, जितनी वेलोसिटी यहां है उतनी वेलोसिटी यहां है, तो नॉर्मल कितना हो गया, आप बोलोगे सर जी नॉर्मल तो दोनों में जीरो आ गया और इसकी वजह से एसिलरेशन जीरो होना चाहिए। कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है ना, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। अब आप बोलोगे सर जी तो फिर एसिलरेशन कैसे प्रोड्यूस होगा इसमें, तो आप लिखोगे कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करता है, चाहे वो यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो, ठीक है, तो उसमें आप बोलोगे द डायरेक्शन, है ना, द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, इसकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है इज कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग। तो इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या हो रही है, लगातार चेंज हो रही है। आप ये देख रहे हो यहां पर कि अगर ये ऑब्जेक्ट यहां इसका ये रेडियस वेक्टर है और ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन P1 पर है, तो P1 पोजीशन पर ऐसे जा रहा है, लेकिन जो वेलोसिटी है वो कहां लेकर जाएगी, इसको स्ट्रेट लेकर जाएगी। कहां लेकर जाएगी, स्ट्रेट। याद रखना कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करता है तो ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी होती है कि वो स्ट्रेट पाथ पर ट्रेवल करे। कहां पर ट्रेवल करे, स्ट्रेट पाथ पर। लेकिन स्ट्रेट पाथ पर ट्रेवल करे लेकिन अंदर की ओर क्या लग रहा है, एक फोर्स लगता है बार बार। देखो यहां भी वो स्ट्रेट लाइन पर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस पर कहां की ओर, सेंटर की ओर एक फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से इसका पाथ कैसा हो जाएगा, कर्व्ड हो जाएगा। फिर यहां आया तो यहां भी अंदर की ओर एक फोर्स लगा, जिसकी वजह से इसका पाथ कैसा हो गया सर जी, सर्कुलर हो गया। तो बार बार इसकी टेंडेंसी है आउट जाने की, लेकिन इनसाइड एक फोर्स लग रहा है जिसको भी पढ़ाऊंगा भी, जिसे सेंट्रीपिटल फोर्स कह रहे हैं। कौन सा फोर्स कह रहे हैं, सेंट्रीपिटल। कि हमेशा जब भी कोई ऑब्जेक्ट कहां करता है, सर्कुलर पाथ पर मूव करता है, तो उसकी टेंडेंसी होती है स्ट्रेट लाइन में चलने के लिए, लेकिन उसे सर्कुलर पर पाथ पर बनाए कौन रखता है, तो आप बोलोगे उसकी सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है। फॉर एग्जांपल आप ऐसे करो कि भाई आप एक धागा लो और उस धागे में आप एक पेन या मार्कर को बांध लीजिए, फिर आप उसे ऐसे रोटेट कीजिए, देन आप एक फील करेंगे कि आपकी यहां ये जो आपका क्या है, फिंगर है, इस फिंगर पर आपको क्या लगेगा, डायरेक्ट फोर्स आपको प्रोड्यूस होता हुआ नजर आएगा। देन आप ये सोचेंगे कि सर सेंटर की तरफ एक फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से क्या कर रहा है, एक सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, और उस फोर्स का नाम क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स। आगे बात समझ में। तो ऐसे ही यहां पर भी हो रहा है कि सर उसकी डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही है। अब वेलोसिटी कैसी चीज है, आप बोलोगे सर वेलोसिटी इज द स्केलर वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी का मतलब होता है कि सर उसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी लेनी है आप। तो मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, बट क्या चेंज हो रही है, डायरेक्शन। और ड्यू टू द चेंज इन डायरेक्शन देयर इज अ एक्सीलरेशन, देयर इज अ एक्सीलरेशन, देयर इज अ एक्सीलरेशन इन सर्कुलर मोशन। तो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से ही इस सर्कुलर मोशन में क्या है, एक एक्सीलरेशन है, विच इज कॉल्ड एंगुलर एक्सीलरेशन। आगे बात समझ में, आगे बात समझ में, एक बार जल्दी से बताओ। तो इसी की वजह से इसमें क्या होता है, एक आप बोलोगे सर जी यहां पर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है क्योंकि डायरेक्शन बदल रही है। वो एक्सीलरेशन कितना होता है, कैसे होता है, उसके बारे में थोड़ा सा प्रूफ समझते हैं, ठीक है। बात आ जाएगी सर जी, क्या बात आखिर आ जाएगी, जल्दी से बताओ। अब बोलोगे सर जी नॉर्मल एक्सीलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो यहां भी हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ
एंगुलर वेलोसिटी, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड आपका क्या हो जाएगा, इज कॉल्ड एंगुलर एसिलरेशन। ठीक है, एंगुलर एसिलरेशन। अब जो आप बोलोगे सर जी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, अब यहां पर आपको समझेंगे कि इट इज डिनोटेड बाय, है ना, जैसे आपने समझा एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से डिनोट किया था, तो यहाँ जो एंगुलर वेलोसिटी है इट इज डिनोटेड बाय अल्फा। किससे डिनोट होता है ये, अल्फा से डिनोट होता है, याद रखना इसको, किससे डिनोट होता है, अल्फा से। तो अल्फा इज इक्वल्स टू हो जाएगा डी ओमेगा अपॉन में डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ, या फिर अल्फा इज इक्वल्स टू लिखा हुआ आ जाएगा आपके पास में, बोलोगे क्या जल्दी से, डेल्टा ओमेगा अपॉन में डेल्टा टी, या फिर खाली ये भी आ सकता है कि अल्फा इज इक्वल्स टू ओमेगा अपॉन टी। तो एक ही बात है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, है ना, एक ही बात है सर जी, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक बात मुझे बताओ, क्या जो हमारे पास में है ना एक रिलेशन भी यहां से निकल कर आ जाएगा कि सर यहां पर, और वो रिलेशन आपको समझ में भी आएगा किस बारे में है। तो एक्चुअली हमें पता है कि सर अल्फा आ गया डी ओमेगा अपॉन में डी टी, है ना, डी ओमेगा अपॉन में क्या आ गया, डी टी। अब ये चीज हमें पता है कि सर v इज इक्वल्स टू है आर ओमेगा, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी होगी, आप बोलोगे सर v अपॉन आर, है ना, ये उठा के यहां रख दो, तो अल्फा इज इक्वल्स टू हो गया डी v अपॉन में आर अपॉन में डी टी। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर हो गई। अब आप बोलोगे सर जी 1 अपॉन आर को बाहर ले लो, 1 अपॉन आर को बाहर ले लो, तो ये बचा dv अपॉन dt, और v क्या था, लीनियर वेलोसिटी, तो वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, बोलोगे सर एसिलरेशन होता है, तो अल्फा इज इक्वल्स टू हो गया 1 अपॉन आर इंटू ए। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो अल्फा इज इक्वल्स टू हो गया a अपॉन आर, तो और a की वैल्यू आ गई आर अल्फा। तो ये एक छोटा सा रिलेशन निकल कर आ गया लीनियर एसिलरेशन एंड एंगुलर एसिलरेशन में कि a इज इक्वल्स टू होता है आर अल्फा। देखो कितने जबरदस्त तरीके से, यार कोई एफर्ट डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, कुछ भी एफर्ट डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो आपने अगर पीछे से अच्छा पढ़ा हुआ है तो मैं डेफिनेटली आपको गारंटी दे रहा हूं कि ये चीज आपकी सारी क्लियर होती चली जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी। तो ये चीजें आप लोग ध्यान से समझ लेंगे बेटा, बहुत परफेक्टली चीजें मैंने आपको क्लियर कराई है, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से। तो इतनी चीजें क्लियर होगी, एक बार जल्दी से बताओ फटाफट से रही कि एंगुलर एसिलरेशन, एंगुलर एसिलरेशन के अलावा भी बेटा एक सेंट्रीपिटल एसिलरेशन होता है, उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर मूव करता है, ठीक है, सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, तो आप बोलोगे सर सेंटर की तरफ भी एक एसिलरेशन लगता है जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है। वेलोसिटी ऐसे है तो एसिलरेशन परपेंडिकुलर होगा, इसलिए इसको टेंजेंशियल एसिलरेशन भी कहते हैं। अब ये जो टेंजेंशियल एसिलरेशन है ये कितना होता है, तो आप बोलोगे तो एंगुलर एसिलरेशन है ही, साथ में एक टेंजेंशियल एसिलरेशन भी होता है जिससे हम सेंट्रीपिटल एसिलरेशन भी होते हैं, जो कि हमेशा परपेंडिकुलर होता है किसके, वेलोसिटी के। नॉर्मल वेलोसिटी आप देखोगे ऊपर की तरफ टेंड है, लेकिन ये जो आपका सेंट्रीपिटल एसिलरेशन है ये परपेंडिकुलर कहां की ओर वर्क करता है, आप बोलोगे सर जी सेंटर की तरफ वर्क कर रहा है, तो इसलिए इसे टेंजेंशियल भी हम लोग कह रहे हैं। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, नॉर्मल हम लोग जानते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना, डिस्प्लेसमेंट तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो होगा आपका वो कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर डेल्टा एस अपॉन में आर, तो वैसे ही वेलोसिटी वेक्टर भी होगा तो वेलोसिटी वेक्टर कितना हो जाएगा, डेल्टा वी अपॉन वी, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, डेल्टा एस अपॉन आर इज इक्वल्स टू डेल्टा वी अपॉन वी। नाउ आप क्या करोगे सर, अगर मैं वी है तो कितना हो जाएगा, वी डेल्टा एस अपॉन में आर, ये निकल कर आपका आ जाएगा। नाउ अब हम दोनों तरफ क्या करेंगे, डेल्टा टी से डिवाइड, है ना, डेल्टा टी से क्या कर देंगे, डिवाइड करेंगे हम लोग, और जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा, और ये वी हो जाएगा सर डेल्टा एस अपॉन में आर डेल्टा टी। नाउ आप लोग जानते हैं कि सर डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी क्या होता है, एसिलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, एसिलरेशन, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी होता है एसिलरेशन, ये हो गया वी अपॉन आर, और डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी क्या होता है, वी होता है, तो ए इज इक्वल्स टू निकल कर आ गया वी स्क्वायर अपॉन में आर, क्या निकल कर आ गया, वी स्क्वायर अपॉन में आर। तो दैट इज द सेंट्रीपिटल एसिलरेशन और टेंजेंशियल एसिलरेशन वर्किंग ऑन द ऑब्जेक्ट। एक तो सर एंगुलर एसिलरेशन है जिसकी वैल्यू थी कितना, a इज इक्वल्स टू आर अल्फा थी, ठीक है, आर अल्फा, और ये कौन सा है, सेंट्रीपिटल एसिलरेशन है। अब हम लोग जानते हैं कि सर v इज इक्वल्स टू कितना होता है, आर ओमेगा, तो यहां पुट करेंगे तो a इज इक्वल्स टू आएगा आर ओमेगा का स्क्वायर अपॉन में आर, तो ये हो जाएगा सर आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन में आर से आर कैंसिल हो गया, दैट इज नोन एज आर ओमेगा स्क्वायर, क्या हो गया ये, आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से ये रिलेशन भी निकल कर आ जाता है, ध्यान रखना। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत कोई परेशानी,
हाँ जी, कोई परेशानी नहीं है। अब अगला हेडिंग जो होगा वो हमारा होगा सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या होगा बेटे? सेंट्रीपिटल फोर्स को लेकर। और सेंट्रीपिटल फोर्स के बाद ही हम लोग आगे की जो बातें हैं, 2-4 एग्जाम्पल हो जाएंगे आपके, और ये हमारा चैप्टर बस एंड हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर आपको कॉन्सेप्चुअली, न्यूमेरिकली हर तरह से तैयार करना है बहुत बेहतरीन तरीके से। इसलिए मैंने आपका वीडियो बनाया था कि अलग से इसका वीडियो बनाएंगे ताकि हर एक बच्चे को सर्कुलर मोशन से रिलेटेड जो भी डाउट हो वो हर बच्चे के कंप्लीट होने चाहिए, हर बच्चे की क्वेरी दूर होनी चाहिए। ठीक है, चलिए फिर जैसा कि मैंने आपको बताया था बेटा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर मोशन करता है, ठीक है, तो उस पर कौन सा फोर्स लगता है? सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। तो इस सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में मैं अभी थोड़ा सा आपको बता भी चुका था, फिर और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर मोशन करता है तो उसकी टेंडेंसी होती है कि वो कहां जाए सर जी? वो परपेंडिकुलर सीधा मोशन करने की कोशिश करता है। उसकी टेंडेंसी है कि वो सर एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करे। लेकिन आप बोलोगे सर सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है, उस सेंटर पर जो फोर्स लग रहा है उसी की वजह से उसका जो पाथ है वो स्ट्रेट लाइन ना होकर कैसा हो जाता है? कर्व हो जाता है। या वही फोर्स इसको किसने बनाए रखता है? एक सर्कुलर पाथ पर मूव करने के लिए बनाए रखता है। अरे कौन सा आई तेरी तो कॉट का फेंक दूंगा, पटपट मचवाया जा रहा है गधेड़े, उठ जाओगे चारों। तो जो फोर्स है वो इस ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ पर टेंस करे रखता है, जिसकी वजह से कंटिन्यूअसली सर्कुलर मोशन करता रहता है। तो ये जो सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है बेटा, ये कितना होता है? तो आप बोलोगे सर F इज टू एम में होता है ना? कितना होता है? एम में होता है। और ए की वैल्यू अभी हम लोगों ने जाना था, कितना होता है? वी स्क्वायर अपॉन में आर। तो आप बोलोगे सर इस हिसाब से जो फोर्स हो गया वो एम वी स्क्वायर अपॉन में कितना हो गया? आर हो गया। ठीक है, इतना फोर्स उस ऑब्जेक्ट पर वर्क करता है। अब एक तो हमने ये फॉर्मूला निकाल लिया, दूसरा हमें ये पता है कि सर v इज इक्वल्स टू होता है आर ओमेगा। तो F इज इक्वल्स टू हो गया एम आर ओमेगा का स्क्वायर अपॉन में आर। तो F इज इक्वल्स टू हो गया एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन में आर से आर कैंसिल हो गया, तो F इज इक्वल्स टू हो गया एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो यानी हमें दो फॉर्मूले मिल गए सर यहां से। एक तो सीधा सीधा मिल गया F इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन में आर, और एक हो गया F इज इक्वल्स टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर? कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है जी। अब यहां से देखो, कह रहे हो कि सर अगर रेडियस डबल हो जाए, कॉन्सेप्चुअली बात करते हैं, रेडियस अगर डबल हो जाए तो आप बोलोगे सर जो हमारा F है वो एक तो वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है और एक रेडियस पर डिपेंड कर रहा है। तो अगर रेडियस आप डबल कर दोगे तो फोर्स क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। फोर्स क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। दूसरी बात, अगर आप रेडियस माइनस कर दोगे तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो एक काम करना, अब मैं आपको बता रहा हूं क्या चीज है, देखो समझते चलना। ये कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर मोशन कर रहा है, अगर आपने इसकी लेंथ को बढ़ा दिया, रेडियस को बढ़ा दिया, जैसे ही आप रेडियस इंक्रीज कर दोगे इसकी वेलोसिटी अपने आप डिक्रीज हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट है, वेलोसिटी अपने आप डिक्रीज हो जाएगी, वो धीरे धीरे मोशन करने लगेगा। और जैसे जैसे आप इसकी लेंथ को छोटा करते जाओगे, छोटा करते जाओगे, तो इसके जो मोशन है वो उतने ही फास्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? उतने ही फास्ट हो जाएंगे। तो जितनी स्ट्रिंग की लेंथ बड़ी होगी, मोशन उतना ही राउंड कंप्लीट करने में ज्यादा टाइम लगेगा, तो मोशन उतना स्लो हो गया। और जितना आप इसकी स्ट्रिंग को छोटा करते चले जाओगे तो वेलोसिटी उतना ही इंक्रीज होती चली जाएगी। ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना है। तो आपको ये दिमाग में आया कि सर अगर रेडियस डबल कर देंगे तो फोर्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? फोर्स आधा हो जाएगा, है फोर्स आधा हो जाएगा। तो फोर्स पर ऐसे डिपेंडेंस नहीं पड़ती सर। यहां पर क्या होगा कि अगर रेडियस आप डबल कर दोगे तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो वेलोसिटी और रेडियस का फंक्शन है यहां पर। किसका फंक्शन है? रेडियस और वेलोसिटी का। ठीक है, विदाउट अगर ये फोर्स इंक्रीज या डिक्रीज होगा तो आपको पता है ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर मोशन ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो याद रखना वेलोसिटी पर इंपैक्ट पड़ता है यहां पर चीजें। ठीक, तो चलिए आगे इसके और कॉन्सेप्चुअल कुछ बातें कर लेते हैं। एक और होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एक्चुअली दैट इज अ इमेजिनरी फोर्स जो आउटसाइड लगता है। देखो ये क्या है सर? ये है हमारे पास में एक कॉन्सेप्ट, समझना ध्यान से। आपने देखा होगा कि भाई ऐसे उसमें गिलास में पानी भर लेते हैं, उसको ऊपर ले जाते हैं और वो गिलास से पानी नीचे नहीं गिरता। बहुत सारे प्रैक्टिकल वगैरह आप लोगों ने देखे होंगे। तो हमें बताया जाता है बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहां लगता है? आउटसाइड। आउटसाइड लग रहा है, जिसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है सर जी? ऊपर की ओर उस पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। देखो सेंट्रीपिटल फोर्स कहां कर लगेगा? सेंटर की ओर। सेंटर की ओर मतलब नीचे की ओर।
लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, जस्ट इसके अपोजिट लगता है, जो ऑब्जेक्ट को बाहर की ओर लगता है, इसको सेंट्रीफ्यूगल कहते हैं। एक्चुअली इसको इमेजिनरी क्यों कहा गया, बिकॉज ऑफ इसका कॉन्सेप्ट ये है कि बेटा यस इमेजिनरी इसलिए कि एक्चुअल में ऐसा कोई फोर्स है ही नहीं, ये ऑब्जेक्ट ही क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी है कहां जाने की, बाहर जाने की। तो जब यहां पर ऑब्जेक्ट आएगा तो ये ऑब्जेक्ट कहां जा रहा है, इधर बाहर की ओर, ना कि नीचे की ओर। तो उसके अंदर जो भरा हुआ पानी है वो कहां जाएगा, इधर जाएगा, ना कि इधर की ओर। तो हमें ऐसा लगता है कि इसके ऊपर की ओर एक फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से पानी नीचे नहीं आ रहा, जबकि जब कोई वो सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है तो वो कहां जा रहा है, स्ट्रेट लाइन में। यहां देखोगे तो इधर पानी जाएगा, यहां देखोगे तो इधर पानी जाना चाहिए, यहां देखोगे तो इधर पानी जाना चाहिए। तो उसकी टेंडेंसी ऐसी रहती है, दैट्स व्हाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज अ इमेजिनरी फोर्स। इमेजिनरी फोर्स, ध्यान रखने इसको, इमेजिनरी फोर्स, एक्चुअल में ऐसा कोई फोर्स होता ही नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि ऊपर किसी ने रोका हुआ है, बट ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी है कि वो स्ट्रेट पाथ पर मोशन करता है, दैट्स व्हाई हमें ऐसा लगता है कि ऊपर की ओर कहां लगा हुआ है, फोर्स लगा हुआ है और पानी नीचे नहीं गिर रहा। तो ये इमेजिनरी फोर्स होता है, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। तो बस ये सारी बातें आपको समझनी है। एक दो न्यूमेरिकल इसके देखते हैं कॉन्सेप्चुअल, और आगे की बात करके इसको फिनिश करते हैं। फाइंड इट्स रिजल्टेंट एक्सीलरेशन, रिजल्टेंट एक्सीलरेशन, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आराम से समझना। कह रहा है कि सर एक जो कार है, वो कार जो है सर कितने रेडियस के पाथ पर मूव कर रही है। आप बोलोगे सर r इज इक्वल्स टू 200 मीटर के पाथ पर। कितनी वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो v इज इक्वल्स टू हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। अब कह रहा है कि सर उसका जो एंगुलर एक्सीलरेशन है वो कितना है, वो है सर जी 0.5, ठीक है, मीटर पर सेकंड के स्क्वायर के रेडियस से उसके बढ़ रही है, लगातार उसकी स्पीड चेंज हो रही है। तो उसका कह रहा रिजल्टेंट एक्सीलरेशन क्या होगा, रिजल्टेंट एक्सीलरेशन at मान लो, वो क्या होगा। तो मैंने बताया थे दो एक्सीलरेशन होते हैं इसमें, एक टेंजेंशियल होता है और एक एंगुलर एक्सीलरेशन होता है। टेंजेंशियल कहां लगता है, इनसाइड, एंगुलर कहां होता है, वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा होता है। तो आप बोलोगे सर वेलोसिटी के साथ तो ये मूव कर रहा है, टेंजेंशियल फाइंड कर लो, सॉरी। तो a इज इक्वल्स टू होता है v स्क्वायर अपॉन में r, ठीक है, टेंजेंशियल निकालेंगे तो a इज इक्वल्स टू हो गया v कितना भैया, आप बोलोगे सर जी 10 का स्क्वायर अपॉन में r कितना है 200। तो a इज इक्वल्स टू हो गया 100 अपॉन में 200, ये कट हो जाएगा तो a आ गया आपका 1/2। तो ये आ गया आपका कौन सा एक्सीलरेशन, टेंजेंशियल, और एंगुलर एक्सीलरेशन कितना है 0.5। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा at जो होगा रूट में होगा सर जी at और a ऐसे लिख लो, a एंगुलर, तो ये हो जाएगा सर at का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर एंगुलर। तो at इज इक्वल्स टू हो गया सर टोटल, स्मॉल t से डिनोट कर लो इसको। तो टेंजेंशियल कितना था 1/2 का स्क्वायर, और ये जो है ये भी कितना है सर 1/2, 0.5 को 1/2 कर सकते हैं। तो आप बोलोगे सर जी 1 का स्क्वायर 1 होता है और 2 का स्क्वायर 4, ये भी 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो सर at इज इक्वल्स टू आ गया 2/4, तो at इज इक्वल्स टू आ गया, कैंसिल हो जाएगा तो 1/2, रूट में 1/2 कितना आ जाएगा, रूट में 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतना एक्सीलरेशन कौन जनरेट कर रहा है भैया, आप बोलोगे सर अंदर जनरेट हो रहा है, किसमें, आप पूरे के पूरे इस ऑब्जेक्ट में, इतना रिजल्टेंट एक्सीलरेशन उसमें प्रोड्यूस हो रहा है सबको मिलाकर, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन कुछ ऐसे बनेंगे, कुछ F इज इक्वल्स टू फोर्स पर बन जाएंगे, m r ओमेगा स्क्वायर पर बन जाएंगे, या कुछ आपके F इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर से रिलेटेड हो जाएंगे। तो मेरे बच्चे बताओ, कर लेंगे आप ऐसे क्वेश्चन, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये सबसे इंपॉर्टेंट था कि सर रिजल्टेंट एक्सीलरेशन कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसका एक न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करवाया। अब क्या है कि ये चैप्टर ज्यादा बड़ा तो है नहीं, है ना, कि इसको ज्यादा लॉन्ग खींचा जाए। तो इतनी सारी बातें आपको समझ में आनी चाहिए कि जो भी मैंने आपको बताई है हर एक बात आपके दिमाग में जानी चाहिए। तो मेरे बच्चे अगर आपको मजा आया हो, चीजें समझ में आई है, तो एक बार वीडियो को लाइक कर देना और भैया दूर तक फैला दो अगर मजा आया हो तो, ठीक है। मिलेंगे अगली वीडियो में।